बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706, उसका मई जून 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आपको देखना हो तो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको फोल्डर मिलेगा मई जून 2021 एस लेवल अकाउंटिंग, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और इसके अलावा जो इससे पहले के पेपर हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 से आज अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रिलेट्स करता है मैनेजरियल अकाउंटिंग से। और मैनेजरियल अकाउंटिंग और जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसके अंदर डिफरेंस आपको पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो नॉर्मली स्टेट्यूटरी अकाउंट्स और उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपके बैंक्स हो गए, फेडरल गवर्नमेंट हो गई जिसको टैक्स लेना होता है, बैंक है, अगर आप लोन वगैरह लेने जा रहे हैं तो वो भी आपसे ऑडिटेड अकाउंट्स मांगते हैं। तो ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं ये फिर इनकी बेसिस जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। वेयरएज जो हम जो अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, स्पेशली अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग की बात करूँ, ट्रेडिंग बिजनेस जो है उसके अंदर भी मैनेजरियल अकाउंटिंग के कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मोस्टली इसका जो यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के अंदर आपको मिलेगा। तो वहाँ पर डे टू डे ऑपरेशन रन करने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग से हमें मिलती है कि वी आर इन अ पोजीशन टू जज के यार ऑपरेशन हमें हमारा सक्सेसफुल है। किसी प्रोसेस को अगर हम रिव्यू कर रहे हैं कि एक प्रोसेस के थ्रू जो कॉस्टिंग है वो कितनी बनती है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी इसके अंदर आती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग इसका भी इस्तेमाल होता है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। आज हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसके अंदर जो हमारा ताल्लुक़ है वो भी मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेट्स करता है। तो हम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टी लिमिटेड मैन्युफैक्चर गुड्स एट 2 फैक्ट्रीज, फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी। कि टी लिमिटेड जो है मैन्युफैक्चर्स करती है गुड्स को और इसकी 2 फैक्ट्रीज़ हैं, एक फैक्ट्री ए है और फैक्ट्री बी है। फैक्ट्री ए की इंफॉर्मेशन क्या है? फैक्ट्री ए हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री ए के 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, असेंबली एंड फिनिशिंग। के असेंबली एंड फिनिशिंग 2 डिपार्टमेंट हैं। पहले असेंबल्ड होती हैं चीज़ें, बाद में फिर जो अगले डिपार्टमेंट के अंदर जाके वो फिनिश होती हैं। एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैंटीन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ यूज एट दिस फैक्ट्री। फैक्ट्री ए के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस आप समझ लें। इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक फ़र्क होता है, वो ये होता है कि फ़िक्स कॉस्ट, ये जो फ़िक्स कॉस्ट है आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर इसका कुछ पार्ट एंडिंग इन्वेंट्रीज़ जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड का मकसद है नेक्स्ट ईयर में चला जाता है। वेयरएज मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो जितनी भी फ़िक्स कॉस्ट होती है उसको हम पीरियड कॉस्ट बनाते हैं। पीरियड कॉस्ट का मकसद है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो उस पीरियड की फ़िक्स कॉस्ट होगी वो सारी की सारी एक्सपेंस आउट कर देते हैं। तो इसका कोई भी पार्ट है, फ़िक्स कॉस्ट का कोई भी पार्ट नेक्स्ट ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। दिस इज़ द होल डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये आप जहन में रखिएगा आपने। तो इसके अंदर कहता है बजटेड ओवरहेड्स फॉर फरवरी 2021 हैव ऑलरेडी बीन अपोर्शन्ड। कि बजटेड ओवरहेड्स जो हमने निकाले थे वो ऑलरेडी उसको अपोर्शन कर दिया है कि उसमें जो आपके सर्विसेज डिपार्टमेंट थे उनकी जो कॉस्ट थी उसको हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अपोर्शन कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं बजटेड ओवरहेड्स निकालते वक्त। आगे कहता है द बेसिस फॉर री अपोर्शनिंग द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड इज़ एज फॉलोज। के री अपोर्शनिंग का मकसद है कि वो बजटेड तो आपने निकाल लिया, अब जो एक्चुअली जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपके पास आई उसको आप किस तरीके से अपोर्शन कर रहे हैं, री अपोर्शन कर रहे हैं, किसके अंदर? अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो जो कैंटीन है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट वो होते हैं जो अगर वो ना हो तो भी आपकी प्रोडक्शन नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद है कि फ़ाइनेंस भी इसमें आएगा, इसके अंदर मार्केटिंग भी इसके अंदर शामिल है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट भी फिर इसी के अंदर जा रही है। आपने चीज़ें तो बना ली हैं, वो चीज़ें उनकी अकाउंटिंग कौन करेगा, उसका हिसाब किताब रखना, उसको बेचना,
तो ये सर्विस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं माल को बेचने में, उसकी तमाम चीज़ों के अंदर। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो कॉस्ट है, अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं तो एक्चुअली यू आर मच मोर इंटरेस्टेड कि भाई मैं प्रॉफिट कितना बना रहा हूँ। डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो सारी की सारी हम रीअपोर्शन कर देते हैं किसके अंदर, जो हमारी प्रोडक्शन है। वो इसलिए करते हैं ताकि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी पता चले कि भाई टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कितनी है। प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ वो नहीं है जो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के आपकी कॉस्ट आ रही है, बल्कि जितने सर्विस डिपार्टमेंट है वो भी तो इसीलिए है ना कि इस प्रोडक्शन को करके माल बिके और माल बिकने के बाद पैसा आपके पास आए। तो इसलिए जितने भी सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं उनकी कॉस्ट को हम उसकी अपॉर्शनमेंट कर देते हैं किसके अंदर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब जैसे लाइक कैंटीन है, अब कैंटीन में जो खाना है, जो फूड सर्व होता है, लंच आप कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, वो सारे ही डिपार्टमेंट्स के लोग कर रहे हैं। लाइक असेंबली डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, वो भी कैंटीन की फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, फिनिशिंग वाले भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी कर रहे हैं। इसकी परसेंटेज जिसने कहा कि कैंटीन जो है वो असेंबली के लोग 50% जो कैंटीन की कॉस्ट है वो असेंबली के अंदर जाएगी, क्योंकि असेंबली के अंदर लोग ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा तो उनको सर्विसेज मिल रही हैं, फूड वहाँ के लोग ज़्यादा खा रहे हैं, तो जो कॉस्ट है उसका 50% यहाँ जाएगा। वेर एज फिनिशिंग के अंदर 40% कॉस्ट इसकी जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कम हैं इसलिए 10%। एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी जो कॉस्ट है वो भी प्रोडक्शन में जाएगी, 75% असेंबली में और 25% जो है वो फिनिशिंग के अंदर। कहता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स फॉर फरवरी 2021 के रीअपोर्शनमेंट आपको करनी है सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड की फॉर फरवरी 2021। दिस इज़ वेरी आसान है। देखें, इसने ओवरहेड्स आपको दे दिए हैं, असेंबली का इतना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का और ये सर्विस डिपार्टमेंट्स आपको उसने दे दिया है। और पहले कैंटीन को आप एलोकेट कर दें, रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन। कैंटीन को कैसे एलोकेट करेंगे, देखें 50% आपको दे रहा है, तो ये जो 15,400 है सारी परसेंटेज इसके ऊपर अप्लाई कर दें आप। इसका 50% निकाल लें, कितना बना, 7,700। तो 7,700 ये आ गया। इसका फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितना था, 40% था, देख रहे हैं। तो इसका 40% निकाल लें, वो कितना बना, 6160। एडमिनिस्ट्रेशन का 10% था, तो 15,400 मल्टीप्लाइड बाई 10%, 1540। ये 154। इस तरीके से आपने कैंटीन की कॉस्ट को बांट दिया। कैंटीन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, रीअपोर्शनमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो 75% 25%, तो ये है कितना, इसकी देखें ये टोटल कितना आ गया, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं है बल्कि इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 28,300 एंड प्लस 1540 यू गेट 29,840। $29,840 का 75% आप निकाल लें, 22,380। यहाँ आ जाएगा, और 29,840 का 25% जो है 7,460, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये आपने एलोकेट कर दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। ये दोनों कॉस्ट जो थी आपने एलोकेट कर दी, इनका टोटल कर लें उठा के, 70,100 प्लस 6,160 प्लस 7,460 यू गेट 83,720। और 83,500 प्लस 7,700
और 22,380 113,580। ये आपके पास टोटल इन दो डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड्स है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का असेंबली और फिनिशिंग इन दोनों के ओवरहेड्स आपके पास आ गए। रीअपोर्शनमेंट आपने कर दी। दिस इज़ व्हाट ही वाज आस्किंग यू। तो आप देखें इसी तरीके से ये 15,429 ये आप देख रहे होंगे 113,580 83,720 जो हमने निकाला था, और ये वाला स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। उसके बाद आपने ये स्टेटमेंट बना लिया। बी पार्ट देखें, ए पार्ट आपकी समझ में आ गया। ये तीन फिगर्स आपको दी हुई थी। ये आपने रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट करी कैंटीन के 15,400 जो मैंने अभी आपको करके बताया। सब टोटल में इनको टोटल कर लें तीनों को, और उसके बाद ये जो 29,840 आया था ये भी आपने बांट दिया। तो ये स्टेटमेंट आपका इस फॉर्म के अंदर आप देख रहे होंगे। इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लें। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। बी पार्ट के अंदर आए। बी क्या कहता है? कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट लेबर आवर्स पर मंथ, कि डायरेक्ट लेबर आवर्स पर मंथ जो है 1,700 असेंबली के अंदर लगे। जो लोगों ने काम करा डायरेक्टली जो प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं 1,700 असेंबली के, और फिनिशिंग के 1,400 आवर्स। मशीन आवर्स पर मंथ 2,800 हैं असेंबली के, और फिनिशिंग के अंदर 900 हैं। डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर, डायरेक्ट लेबर का जो रेट है वो आपको दिया हुआ है। असेंबली के अंदर $8.40 का है, और फिनिशिंग के अंदर $8.20 का है। अच्छा देखिए, इसके अंदर कहता है कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू 2 डेसिमल प्लेसेस के आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है कि किस रेट से आप अपने ओवरहेड को प्रोडक्शन के अंदर चार्ज करेंगे ले जाके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रोडक्शन ऊपर आपने कैलकुलेट कर ली है टोटल। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जब आप बजटेड बल्कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जब निकाल रहे हैं तो देखिए इसके अंदर कन्फ्यूज़न अक्सर बच्चों को होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट लेबर के घंटे भी उसने दिए हुए हैं, मशीन आवर्स भी दे रहा है आपको। अब आप कन्फ्यूज़न है कि यार असेंबली के अंदर अगर हम रेट निकालें, असेंबली के टोटल ओवरहेड्स तो आपके पास आ गए हैं। अभी आपने निकाले हैं 113,580, तो 113,580 को किससे डिवाइड करें? 1,700 से निकालें, क्योंकि दे कुछ भी नहीं रहा है वो, या हम मशीन आवर्स से निकालें। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ इसका करने का। अब ये देखें कि टोटल घंटे किस चीज़ के ज़्यादा लग रहे हैं, और क्या ये लेबर ओरिएंटेड है ये डिपार्टमेंट या मशीन ओरिएंटेड है। कीप इट इन योर माइंड कि लेबर ओरिएंटेड है या मशीन ओरिएंटेड है। अगर लेबर ओरिएंटेड होगा तो लेबर के घंटे ज़्यादा होंगे, और अगर मशीन ओरिएंटेड होगा तो मशीन के घंटे ज़्यादा होंगे। तो जिसके घंटे ज़्यादा हों, जो आर्स हैं आपके, जो आर्स इसने दिए हुए हैं आपको, वो आर्स आप देखें कि किसके ज़्यादा हैं, आप उसी को बेसिस बनाएं। जैसे अगर हम असेंबली में देखें तो डायरेक्ट लेबर आर्स जो है 1,700 हैं, वेयर एज मशीन के जो आर्स हैं वो 2,800 हैं। इसका मकसद है असेंबली जो डिपार्टमेंट है वो मशीन ओरिएंटेड है। तो जब हम असेंबली का रेट निकालने के लिए जाएंगे पर आवर का, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जब निकालने के लिए जाएंगे तो फिर हम किसको बेस बनाएंगे? मशीन आवर्स को बनाएंगे। वेयर एज इफ़ आई सी इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट आई सी के डायरेक्ट लेबर आवर्स आर गिवन 1,400, वेयर एज मशीन आवर्स आर गिवन 900 ओनली। तो इसका मकसद है फिनिशिंग के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो फिनिशिंग के अंदर हम जो बेस बनाएंगे वो किसको बनाएंगे? डायरेक्ट लेबर आवर्स को, और असेंबली में हम बनाएंगे मशीन आवर्स को। ये सिंपल रूल है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको जहन के अंदर रखिएगा। ज़िंदगी आसान है आपकी। आपने ऊपर ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लिया है, और मैंने आपको तरीका बता दिया कि असेंबली के अंदर हम 2,800 आवर्स को लेंगे, और फिनिशिंग के अंदर 1,400 को लेंगे, जो भी आप करके आ रहे हैं। असेंबली के अंदर टोटल असेंबली 113,580 थी, तो वो आ गया, और यहाँ 83,720 थी। इसको हमने 2,800 आवर्स से मशीन आवर्स से डिवाइड किया, तो रेट हमारे पास आ गया पर मशीन आवर्स $40.56, और 83,720 जो फिनिशिंग के ओवरहेड्स थे इसको डिवाइड कर दिया हमने 1,400 डायरेक्ट लेबर आवर्स से, तो 59.80 आपका पर लेबर आवर आपके पास आ गया। तो दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल। इफ़ यू नो द कंसेप्ट, ये आपके पास हो गया।
उसके बाद आते हैं आगे करने के लिए। आगे आपसे कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, द कंपनी रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर। कंपनी ने एक ऑर्डर रिसीव किया कस्टमर से, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। ये डिटेल्स अवेलेबल हैं। क्या अवेलेबल है? डायरेक्ट मटेरियल है $1880 का डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट लेबर जो है आपको असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 11.5 आवर्स दी हुई है, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर 6.1 आवर्स दी हुई है। मशीन आवर्स की अगर बात करें तो असेंबली डिपार्टमेंट में 5.7 आवर्स हैं, और इतने आवर्स इस्तेमाल हुए, और फिनिशिंग के अंदर जो है 2.4 आवर्स इस्तेमाल हुए। द कंपनी इस पॉलिसी इज़ टू अचीव ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन सेलिंग प्राइस। कंपनी की पॉलिसी है कि जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसका 40% जो है वो प्रॉफिट आएगा। प्रीपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द टोटल सेलिंग प्राइस दैट टी लिमिटेड विल कोट टू द कस्टमर, कि क्या प्राइस होगी सेलिंग प्राइस जो टी लिमिटेड अपने कस्टमर को कोट करेगी। तो रिसीव्स एंड ये डिटेल अवेलेबल है। तो डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 1880 आवर्स। आप प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लें। डायरेक्ट मटेरियल इज़ गिवन आपको, आपने ऐसे ही लिख दिया उठा के। डायरेक्ट लेबर जो आपको दी हुई है वो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर भी दी हुई है 11.5 आवर्स, और फिनिशिंग के अंदर दी हुई है 6.1 आवर्स। ये सवाल में दी हुई है, देखें 11.5 और 6.1। अब ये डायरेक्ट लेबर का रेट देखें, उसने हमें सवाल के शुरू में दिया था। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लेबर कि अगर असेंबली के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं या फिनिशिंग के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वो काम करेंगे तो असेंबली में $8.4 के हिसाब से हम पे करेंगे, और फिनिशिंग के अंदर 8.20 के हिसाब से करेंगे। तो हमें आर्स दिए हुए थे, आर्स जो दिए हुए हैं उसके अंदर इसी रेट को हमने अप्लाई करा, तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ गई असेंबली की और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। ओवरहेड आ जाते हैं। ओवरहेड्स जो थे वो अभी हम कैलकुलेट कर आ रहे हैं। रेट आपने कैलकुलेट किया था, देखिए ऊपर आप कैलकुलेट करके आ रहे हैं, ये रेट आपने कैलकुलेट किया था। इसी रेट को असेंबली का 40.56 है और फिनिशिंग का 59.80, और इसके जो आर्स हैं वो इसने दे दिए हैं कि जो ऑर्डर आप बनाएंगे इसमें कितने आर्स लगेंगे। मशीन आर्स असेंबली के अंदर मशीन आर्स लगेंगे 5.7, और फिनिशिंग के अंदर मशीन के आर्स लगेंगे 2.4। तो यहाँ आ जाएं, असेंबली डिपार्टमेंट जो है असेंबली डिपार्टमेंट का रेट आपने कितना निकाला था मशीन आवर्स का, आप देख रहे हैं ये 40.56 निकाला था। तो ओवरहेड्स जो आपने इसका निकाला वो कितना आ गया, 40.56 आ गया। और फिनिशिंग जो है, फिनिशिंग के अंदर कितना लगाया आपका, 6.1 आवर्स लगे हैं, बल्कि मशीन आवर्स जो हैं 2.4 हैं आपके पास। लेकिन जब ओवरहेड्स आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ बड़ा ट्रिकी किस्म का पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जो आपके जो मशीन आवर्स हैं वो आप देखें फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपके 2.4 दिए, देख रहे हैं आप जो सवाल के अंदर उसने दिया है। लेकिन आपने ये 5.7, क्योंकि असेंबली का रेट तो आपने कैलकुलेट किया था मशीन आवर्स की बेसिस पे, तो ये 5.7 तो आपने ऐसे ही निकाल लिए, देख रहे हैं 40.56, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 40.56 निकाला था। लेकिन अगर हम फिनिशिंग के अंदर आएँ तो फिनिशिंग के अंदर हमने जो बेस बनाई थी वो बेसिस हमारी क्या थी, फिनिशिंग के अंदर हमारी बेसिस जो है वो मशीन आवर्स नहीं थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का हमने रेट निकाला था वो हमने निकाला था डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पे, और डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको देख रहे हैं ये 6.1 दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए आप देखें ये 6.1 आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आपने 59.80 से मल्टीप्लाई करके ये ओवरहेड की कॉस्ट निकाली। इसने देखें ये बड़ा एग्ज़ाम के अंदर आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो ट्रिकी पॉइंट्स है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने क्या अभी कैलकुलेट कर आए थे, मैंने लॉजिक बताई आपको कि यू हैव टू सी के वेदर द डिपार्टमेंट इज़ लेबर ओरिएंटेड और मशीन ओरिएंटेड। हमने देखा कि असेंबली हमारा जो डिपार्टमेंट था वो मशीन ओरिएंटेड था, तो मशीन के घंटों की मदद से जो आवर्स हमें दिए हुए थे हमने वो रेट कैलकुलेट कर लिया था।
ये देखिए, ये मशीन आवर्स। लेकिन जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट था हमने उसको देखा था कि यार ये लेबर ओरिएंटेड है, तो इसमें जो ओवरहेड का रेट हमने निकाला था वो मशीन लेबर आवर की बेसिस पे 1400 जो है लेबर आवर्स थे। तो जब लेबर आवर्स की बेसिस पे हमने निकाला था, तो जब आप इस ऑर्डर की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो उसने सवाल में तो मशीन आवर्स दिए हुए हैं आपको, लेकिन आप इस 2.4 को नहीं लीजिएगा, बल्कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो आर्स आपको लेने हैं वो डायरेक्ट लेबर के लेने हैं, क्योंकि रेट हमारे पास जो ओवरहेड का रेट है वो डायरेक्ट लेबर की बेस पे कैलकुलेट हुआ है। तो ये 6.1 जो आर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करें आप 59.80 से। इससे देखें इसने यही करा है, 59.80 को 6.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ओवरहेड आ गया। जब ओवरहेड आपके पास आ गया तो फिर आपके पास मटेरियल भी आ गया है, लेबर आपने निकाल ली, ओवरहेड जो ट्रिकी पॉइंट्स था वो आपने कैलकुलेट कर लिया। इन सबको तो आपने कैलकुलेट किया तो 2622.59 बनता है। और इसने ये कहा था कि सेलिंग प्राइस का 40% निकलेगा। इसका मकसद है कि ये वाली जो आपके पास कॉस्ट है ये कुछ 60% आपके पास है। तो कहते हैं कि 40% तो फिर प्रॉफिट है ना आपका। तो कॉस्ट आपकी ये है, 60% ये है। ये प्रॉफिट की फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है कि आपको 40% 2622.59 2622.59 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि ये 60% कॉस्ट है। एक्चुअली यू वुड लाइक टू गेट द 40% इज प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है, और वो मिलके फिर सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो आप क्या करें, 2622.59 को अपने पास करें, मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाय 60 आप करेंगे तो 1748.39 ये आपके पास बन गया, 1748.39। और देखें एग्जैक्टली यही प्रॉफिट है। इन दोनों को आपने प्लस किया तो 4370.98 ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई, जो उसने एक्चुअली आपसे कैलकुलेट करवाई। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, अगर आपकी समझ में आ जाए। इसमें ट्रिकी पॉइंट्स ये था कि ओवरहेड्स रेट कैलकुलेट करते हुए मशीन आवर्स की बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे या डायरेक्ट लेबर की बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आप बना रहे होंगे तो उसमें ट्रिकी पॉइंट था कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो घंटे दिए हुए थे, आपको आवर्स जो दिए हुए थे वो आपको नहीं लेने हैं, मशीन आवर्स नहीं लेने हैं, बल्कि लेबर आवर्स लेने हैं। ये 6.1 जो मैंने आपको ट्रिकी पॉइंट्स बताया। तो इस तरीके से फिर हमने इसको कर लिया और अब हम आते हैं आगे की तरफ। देखें वो आपसे क्या पूछता है। कहता है स्टेट 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ, बल्कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द टोटल सेलिंग प्राइस, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे कहता है स्टेट 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों होगा ओवरहेड्स का, यानी बजटेड जो था वो फिर आपने या तो बजटेड ओवरहेड आपने ज़्यादा कैलकुलेट किया हुआ था या फिर प्रोडक्शन आपकी कम हो गई थी। प्रोडक्शन भी अगर कम हो जाएगी तो फिर कम प्रोडक्शन पे अगर आप रेट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि बजटेड जब आप कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड, वो अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन पे कैलकुलेट किया हुआ रेट आप कम प्रोडक्शन पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अंडर एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये पॉसिबल कॉजेज़ इसकी हो सकती हैं। ओवरहेड्स आर मोर देन बजटेड, कि एक्चुअली ये सर रेंट आपका फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि रेंट्स जो बजट जब आप बना रहे थे, बजटेड ओवरहेड कैलकुलेट कर रहे थे, उस टाइम रेंट प्रीमिसेस का जो है वो कम था। लेकिन सडनली फिर ऑनर आपके पास आ गया, लैंडलॉर्ड, उसने कहा नहीं जी रेंट हमें बढ़ाना है, तो एक्चुअली रेंट आपका बढ़ गया। तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ गया, बजटेड जब आपने कैलकुलेट किया था तो उस वक्त वो रेट्स कम थे। तो ये भी हो सकता है अंडर एब्जॉर्ब कर दिया, क्योंकि रेट आप कम लगा रहे हैं ना। आपने तो बजटेड जो रेट था आपका उसके अंदर कॉस्ट ही आपकी कम थी, तो वो रेट आप जब प्रोडक्शन पे अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल तो कॉस्ट बढ़ गई है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है। फ्यूल कॉस्ट है, जब आप बजटेड ओवरहेड कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने जो फ्यूल था उसकी कॉस्ट कम थी, फिर एकदम फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई आपकी, तो एक्चुअल ओवरहेड आपका ज़्यादा हो गया। जबकि बजटेड रेट जो आपने कैलकुलेट किया था उसमें फ्यूल, उस वक्त फ्यूल की कॉस्ट कम थी,
तो वो जो कम वैल्यू का रेट आप जब अप्लाई कर रहे हैं और एक्चुअल कॉस्ट बढ़ गई है तो अंडर एब्जॉर्प्शन का मकसद है कि एक्चुअल ओवरहेड आपके बढ़ गए हैं और जो रेट आपने लगा के ओवरहेड आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर निकाला है तो वो फिर कम हो गया है। तो एक रीज़न तो ये हो सकती है एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ लेस देन बजटेड रेट आपने जो है हायर प्रोडक्शन के ऊपर लगाया था, जबकि जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन करने गए तो प्रोडक्शन ही आपकी कम हो गई। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो ये दो पॉसिबल कॉजेज़ थी। उसके बाद स्टेट व्हाट इज़ मेंट बाय एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। एलोकेशन में और अपॉर्शनमेंट में क्या फ़र्क होता है? देखिए एलोकेशन का मकसद तो ये है कि जो भी किसी एक डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, जो भी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है, वो आप किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट कर रहे हैं, तो उसे हम एलोकेशन कह देते हैं। आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी थी फैक्ट्री ओवरहेड की, वो सब आपने एचआर डिपार्टमेंट की जो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट कर दी। जितनी भी इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं आपके पेरोल से रिलेटेड, वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आपने डाल दिया। तो इसको हम कहते हैं कि यार ये एलोकेशन हो गई। वेयर एज अभी अपॉर्शनमेंट तो हम देख कर आ रहे हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के दो डिपार्टमेंट थे आपके, एक तो कैंटीन थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन थी। इसकी कॉस्ट को पहले हमने कैंटीन की कॉस्ट को अपॉर्शनमेंट करा 3 डिपार्टमेंट के अंदर, जो 50, 40 और 10% के हिसाब से, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट को 2 डिपार्टमेंट के अंदर अपॉर्शन किया। तो अपॉर्शन का मकसद है कि किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर ओवरहेड नहीं जा रहा है, बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो शेयर है उसके हिसाब से हम उसको अपॉर्शनमेंट कर रहे हैं। तो एलोकेशन का मकसद है किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर टोटल कॉस्ट आपकी चली गई। ये दोनों के दरमियान फ़र्क है। एलोकेशन वेयर ओवरहेड्स कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट सेंटर, कि किसी भी एक कॉस्ट सेंटर के अंदर आपने टोटल ओवरहेड, जैसे मैंने कहा इनडायरेक्ट जो पेरोल थी, इनडायरेक्ट जो आपकी लेबर थी, वो सारी की सारी आपने एचआर डिपार्टमेंट के अंदर डाल दी। और अपॉर्शनमेंट में वेयर अपॉर्शनमेंट क्या होती है? वेयर इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड कॉस्ट बिटवीन कॉस्ट सेंटर्स ऑन सम अप्रोप्रिएट बेसिस। यह भी हम देख कर आ रहे हैं अपॉर्शनमेंट तो हमने जो हमने ऊपर कराया है अभी। तो ये दोनों आपके पास ये हो गए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है कि ये फिर फैक्ट्री ए की कहानी ख़त्म हो गई। अब फैक्ट्री बी के अंदर आते हैं। फैक्ट्री बी कहता है टी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट इन फैक्ट्री बी, कि टी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स करती है, सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। और फैक्ट्री बी के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ यूज्ड एट दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर दिसंबर 2020। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि फ़िक्स फैक्ट्री ओवरहेड या फ़िक्स कॉस्ट का चक्कर है सारे का सारा। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जितनी भी फ़िक्स कॉस्ट होती है वो साल में एक्सपेंस आउट हो जाती है। When production was 9,000 units, which include 1,000 units produced using overtime. Okay, the following information is available for December 2020 when production was 9,000 units. के 9,000 units की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। उसमें 1,000 यूनिट्स ऐसे शामिल हैं जो ओवरटाइम में बनाए हैं आपने, यानी 1,000 यूनिट्स जो आपने बनाए, तो 8,000 तो नॉर्मल है और 1,000 यूनिट्स आपने ओवर टाइम के अंदर बनवाए, यानी ओवर टाइम पे करा लोगों को, तो ये 1,000 यूनिट्स बने हैं। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है, अदर वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, और फिक्स कॉस्ट आपको 65,000 दी हुई है। तो कहता है डायरेक्ट लेबर ओवर टाइम इज़ पेड एट 1.25 टाइम्स द नॉर्मल रेट, कि डायरेक्ट लेबर आपका जो डायरेक्ट लेबर ओवर टाइम है वो पे करते हैं 1.25 टाइम्स द नॉर्मल रेट, की जो भी नॉर्मल रेट आपका होता है उस रेट का 1.25%, यानी अगर $1 आप दे रहे हैं ओवर टाइम का, तो सॉरी नॉर्मल रेट अगर आपका $1 है तो फिर ओवर टाइम का रेट जो है 1.25 टाइम्स होगा। ऑल प्रोडक्शन वाज सोल्ड एट $30 पर यूनिट, तमाम प्रोडक्शन जो है $30 पर यूनिट के हिसाब से बिक जाती है। The directors have been considering changing the supplier of material, कि ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो मटेरियल का सप्लायर है उसको चेंज कर दें। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या है? एन ओवरसीज सप्लायर इज़ प्रिपेयर्ड टू बिकम द कंपनी सोल सप्लायर ऑफ मटेरियल एट $5.50 पर यूनिट इंक्लूडिंग डिलीवरी कॉस्ट, कि वो कहता है भाई $5.5 पर यूनिट के हिसाब से वो आपको दे देगा, उसमें डिलीवरी भी शामिल है, यानी आपको ला कर देगा वो मटेरियल।
The supplier can only provide sufficient material for the company to make 7,600 यूनिट्स पर मंथ। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही है, ऊपर हमने देखा कि 9,000 यूनिट्स हम बना रहे थे, जिसमें 1,000 हमने ओवर टाइम पर बनाए थे। कहता है ये मटेरियल जब आपके पास आएगा तो आप सिर्फ 7,600 यूनिट्स जो है बना सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए वो मटेरियल आपको देगा। द डायरेक्टर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर कॉस्ट और द यूनिट सेलिंग प्राइस टू चेंज। बाकी कोई कॉस्ट और सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगी, सब चीज़ें सेम रहेंगी। ऑल प्रोडक्शन विल बी सोल्ड, जो कुछ बनेगा वो बिक जाएगा। कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट पर मंथ that can be made if materials were obtained from the overseas supplier and production limited to 7,600 units। कि यही 7,600 यूनिट्स अगर कंपनी बनाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा। तो इसको हम बना लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की, वो डायरेक्ट लेबर के अंदर एक ट्रिकी पॉइंट्स है कि ये डायरेक्ट लेबर जो आपके पास, क्योंकि 7,600 जब आप बनाएंगे तो आपके पास नॉर्मल रेट आना चाहिए कि नॉर्मल रेट आपके पास जो डायरेक्ट लेबर का था वो कितना था, क्योंकि ये 74,000 असल में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। 9,000 यूनिट्स मटेरियल का तो सिंपल है, $5.50 पे वो दे रहा है, ये हम निकाल लेंगे। लेबर का मसला है, अदर वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है, वो फिर हम निकाल लेंगे। रेट इसका जो भी बनेगा, फिक्स कॉस्ट आपको 65,000 दी हुई है। तो ये जो लेबर का प्रॉब्लम ये है कि आपके पास नॉर्मल जो पर आवर जो लेबर को आप पे कर रहे हैं वो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये 74,000 तो 900 यूनिट्स का दिया हुआ है और उस 9,000 यूनिट्स के अंदर 1,000 यूनिट्स जो हैं प्रोडक्शन के ओवर टाइम पे आपने बनाए। तो इसके लिए अगर आप एक काम ये करें कि आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इक्वेशन हम बनाते हैं। इक्वेशन हम देखते हैं कि नॉर्मल जो लेबर का रेट था वो x एज्यूम कर लेते हैं। तो 8,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई x एज्यूम कर लेते हैं कि x असल में रेट है डायरेक्ट लेबर का, और प्लस 1,000 यूनिट्स जो आपने बनाए ये 1.25x। 1.25x क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि ओवर टाइम जो है 1.25 टाइम्स है। तो इसका मकसद है 8,000 जो है वो तो x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पर आवर क्या पे कर रहा है, तो 8,000 जो है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,000 को 1.25x, क्योंकि 1,000 यूनिट्स जो आपने बनाए हैं वो बनाई ही आपने ओवर टाइम पे। ओवर टाइम का रेट 1.25 है, नॉर्मल का जो भी रेट है उसका 1.25 टाइम होगा। तो ये इज इक्वल टू किसके होंगे? ये इज इक्वल टू होंगे 74,000 के। देख रहे हैं डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट 74,000 है, तो इज इक्वल टू 74,000। ये इक्वेशन आपने बनाई। इक्वेशन को अगर हम प्लस करें तो 8,000 और 9,000 और $8,000 तो यही है 8,000x प्लस 1,000 को मल्टीप्लाई कर दें 1.25 से, तो 1,250x ये आ गए इज इक्वल टू 74,000। अब 8,000 और प्लस 1,250 तो 9,250x इज इक्वल टू 74,000। और x को आप रोक लें, 74,000 डिवाइडेड बाय 9,250 इज इक्वल टू $8 पर आवर। $8 पर आवर का मकसद है कि डायरेक्ट लेबर आवर, जब लेबर कोई काम करती है नॉर्मल, तो हम उसको $8 के हिसाब से पे करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन से आप निकाल लीजिएगा जो मैंने आपको बताई। इससे आपको देखें अब क्या होगा अगर 8,000 मैं अगर इसको टोटल करके दिखाऊं, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू, बल्कि प्लस कर दें 1,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई ये जो 8 है इसका 1.25 निकाल लें,
क्योंकि 1.25 रेट है ना, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 ये 10 मंथ है। तो 1000 यूनिट्स जो है उसको आपने पे किया $10 के हिसाब से, तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 8 यू गेट 64,000 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 यू गेट 10,000 इज इक्वल टू 74,000। ये वही 74,000 है जो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको दिया है। तो ये इसका ट्रिकी पॉइंट्स था, बाकी तो सिंपल है क्योंकि 7600 यूनिट्स हम बना रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल का रेट हमें दिया हुआ है, आप यहाँ आप कैलकुलेट कर लें, ज़िंदगी आसान है आपकी। अब रेवेन्यू तो बता रहा है वो कि $30 पर यूनिट के हिसाब से माल बिकेगा, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ये हमें सवाल में दी हुई थी। तो 7600 को हमने मल्टीप्लाइड किया 30 से, ये आ गया। डायरेक्ट मटेरियल हमें 5.50 सवाल में दिया है उसने। जो ओवरसीज सप्लायर है हमारा वो $5.50 के हिसाब से हमें दे रहा है, डिलीवरी भी इसमें शामिल है, ये आपने निकाल लिया। डायरेक्ट लेबर का मैंने अभी आपको $8 पर डायरेक्ट लेबर आवर का रेट निकाल के बताया है, तो वो आपने अप्लाई कर दिया। और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, उसका रेट क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट का रेट भी बहुत आसान है, 22,500 वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। इसको 9000 यूनिट्स से डिवाइड कर दें, तो 22,500 डिवाइडेड बाय 9 यू गेट 2.5। और फिक्स कॉस्ट तो आपको 65,000 दी हुई है, तो 2.5 देख रहे हैं आपने, इसको निकाल लिया। ये वेरिएबल कॉस्ट थी, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन। रेवेन्यू जो आपका था 228,000, तो इसमें से आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट आपने माइनस करी तो प्रॉफिट फॉर द मंथ आपका आ गया। तो प्रॉफिट फॉर द मंथ 41,400 बनता है आपका। और ये बड़ा सिंपल है कि रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किसी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने क्राचियंस एकेडमी के आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से एक फोल्डर आपको मिलेगा, उसमें मेरा एक लेक्चर है, बहुत डिटेल्ड से मैंने बताया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे बनेगी, ट्रेडिंग के अंदर और इसमें क्या फ़र्क होता है, वो आप ज़रूर देख लें जाके, अगर आपके कंसेप्ट आगे पीछे हैं। और अगर सही है तो फिर आप देखते रहें इसको। तो ये फिर हमने इस तरीके से कैलकुलेट करके प्रॉफिट फॉर द मंथ निकाला। और पूछता क्या है हमसे, अल्टरनेटिव आंसर भी देखें, यूनिट के हिसाब से इसने निकाल लिया। $30 रेवेन्यू का रेट था, मटेरियल का 5.5 है, डायरेक्ट लेबर का 8 है, वेरिएबल कॉस्ट 2.5, इन सब को जमा करके 30 में से माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आपके पास 14 आ गया। 14 को आपने 7600 आप यूनिट्स बना रहे हैं, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 7600 तो यू गेट 106,000। ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो वही 41,400 आपके पास आएगा। तो किसी भी तरीके से कर लें। उसके बाद आपसे कहता है ये कि एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड चेंज द सप्लायर, जस्टिफाई योर एडवाइस बाय कंसिडरिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। के फाइनेंशियल फैक्टर भी बताइए और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी बताएं। देखिए, पहले तो आप इसको यूँ समझें कि हम अपेरेंटली देखते हैं कि हमने 41,000 का प्रॉफिट बनाया है। अब ये 9,000 जब हम यूनिट्स बना रहे थे तो उस वक्त देखते हैं कितना प्रॉफिट आया। तो 9,000 यूनिट्स देखिए, टोटल कॉस्ट 9,000 यूनिट्स के ऊपर कितनी लगी हैं आपकी, 233,500 आपको दी हुई है। इसका रेवेन्यू अगर मैं निकाल लूँ 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 30, क्योंकि 30 जो है सेलिंग प्राइस है आपकी, देख रहे हैं आप, 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 आई गेट 270,000, ये मेरा रेवेन्यू है। और कॉस्ट मेरी कितनी है, 233,500, ये सवाल में दी हुई है। इसको मैं माइनस अगर कर दूँ 233,500 तो आई गेट 36,500, ये प्रॉफिट है। तो इसका मकसद है, अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ इस टाइम 9,000 यूनिट्स बना के मैं जो, और क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स बिक जाते हैं
जिसका मकसद है कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो ये है, फिक्स कॉस्ट कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, सारी की सारी, क्योंकि सारा ही माल बिक गया, बचा ही कुछ नहीं है। तो जब बचा कुछ नहीं है तो नॉर्मली फिर वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग के सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट मोर और लेस फिर सेम होता है। ये भी आप जहन में रखिएगा। देखिए प्रॉफिट 36,500, जबकि हमने जब ये कम यूनिट्स हम बना रहे थे 7,600, तो उस वक्त फिर हमारा प्रॉफिट 41,400 है। तो अपेरेंटली तो फैसला ये अच्छा है कि आप इस सप्लाइड से माल ख़रीदें, क्योंकि मटेरियल अभी इस वक्त करंट जो मटेरियल आप देखें वो कितने में पड़ रहा है आपको, 72,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 9,000 यूनिट्स से, क्योंकि 9,000 यूनिट्स बनाया है आपने, ये एट बनता है। तो 8 का मकसद है अभी 5.5 पे पड़ रहा है, अभी करंटली 8 पे, तो फिर अपेरेंटली तो फिर अच्छा है, आपके पास आपको सेविंग है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूशन विल बी ग्रेटर। चेंजिंग सप्लायर अगर हम करते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा हमारा। विल नॉट हैव टू रिलाई ऑन ओवर टाइम वर्किंग विच विल रिड्यूस कॉस्ट ओवर टाइम पे, क्योंकि आपने देखा था 1000 यूनिट्स तो हमें ओवर टाइम पे बनाने पड़े थे। तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम बना ही कम रहे हैं। बेटर वर्किंग रिलेशनशिप विद द सोल सप्लायर, होगा ही एक सप्लायर तो फिर आपको उसको नॉर्मली अच्छे रिलेशनशिप होंगे। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी, वो ये होगा विल क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स भी लेस, क्योंकि अभी पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहा है कि हो सकता है क्वालिटी मटेरियल की जो है वो अच्छी ना हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। will there be supply problem where delivering from overseas? Again, this is the high risk area because you are importing the material. import करने में ये होता है क्योंकि बाहर से आ रहा है, गवर्नमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शंस लग गई, वो कंट्री जहाँ से ये मटेरियल आ रहा है उसकी आपकी कंट्री से कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गई, तो दीज आर द रिस्क जो मे अराइज इन फ्यूचर। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर आपकी प्रोडक्शन कहाँ पे खड़ी होगी। विल न्यू सप्लायर भी रिलायबल, ये रिलायबल भी है कि फ़र्स्ट टाइम देने के बाद में दोबारा अगर यही भाग गया तो फिर क्या होगा। विल रिड्यूस आउटपुट लीड टू द लॉस ऑफ रेगुलर ऑर्डर्स, कि अगर आपका आउटपुट ही कम हो रही है, 7600 बना रहे हैं, तो जो ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि तो बनने की बात हो रही है, बिकेगा भी तो सही ना। जो कस्टमर्स आपके हैं अगर उनके ऑर्डर ज़्यादा हैं तो क्या आप कस्टमर को लूज़ करेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। विल रिड्यूस आउटपुट लीड टू पॉसिबल रिडंडेंसीज का मकसद है कि जो आपके पास लोग काम कर रहे हैं क्या उनको आप फारिग करेंगे। तो ये प्लसेस और माइनसेस थे इसके। जब भी इस किस्म का सवाल आए तो आप ये लिखा करें कि आखिरी सेंटेंस आप ये लिख दिया करें, ये प्लस माइनस लिखने के बाद में आप लिखें कि द मैनेजमेंट शुड कंसिडर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली, जो उसको सूट करता है। तो इस किस्म का सेंटेंस आखिर में लिख दें। तो ये सवाल फिर आपका कंप्लीट हुआ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी थी, मार्जिनल कॉस्टिंग भी थी। हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा कि अगर सारे का सारा माल बिक जाता है तो मार्जिनल कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग के, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो प्रॉफिट आएगा वो फिर सेम होगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट पीरियड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रही होगी। और बाकी ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ये जब लेक्चर आप देखें और इसको खुद से करें और फिर देखें कि आप इतने ही इत्मीनान के साथ इसको कर रहे हैं, और जहाँ आप फंसें फिर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर 2021 का हमारा जो सब पेपर है वो ख़त्म हो गया मई जून 2021 का। अब हम इसको फिर आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।